नमस्कार, मैं मयंक पोरबाल। स्वागत है आप सभी का फिर से इस सेशन में। आज का जो सेशन है हमारा वो है रसाहार चिकित्सा पे। और रसाहार चिकित्सा का ये अब एक्सटेंडेड पार्ट है। जो पिछला सेशन आपने सुना, डॉक्टर पूर्णिमा दाते जी ने रसाहार के बारे में काफी कुछ आप लोग को बताया। फिर उसके बाद डिमांड आ रही थी कि अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, तो आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स को एक साथ लिया है। आगे ये और भी अगला जो सेशन होंगे उनमें वो और ज्यादा रसार पे बात करेंगे। और आज एक चीज और मैं स्पेशली बता दूं आप लोगों को कि KBSR इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो और आयुष मंत्रालय के सहयोग से और एक ये इनिशिएट किया गया है। और इसमें अभी तक क्या था, 6 क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे भाग ले सकते थे। अभी इसमें क्लास 2 से लेके किसी भी क्लास तक, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चे भाग ले सकते हैं और उससे ऊपर एज के लोग भी भाग ले सकते हैं। लेकिन उनको जो कंपटीशन में जो पुरस्कार रखे गए हैं वो उनके लिए नहीं होंगे, वो क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए ही है। लेकिन बाकी क्लास 2 से लेके उससे ऊपर तक के कोई भी लोग, किसी भी एज के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी डिटेल अगर चाहिए तो हमारे 9971130618 मेरा नंबर है, और या मेरी टीम के किसी भी लोगों के साथ आपको बात कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं कमेंट में भी डाल दूंगा। और जो भी चीजें हैं इसके लिए आप बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, आप इसको जुड़िए, अपने हेल्थ के बारे में जानिए। और इसका जो मकसद है कि हर एक इंसान तक भारत भर में, दुनिया भर में हम नेचुरोपैथी को लेके जाए, तो इसीलिए INO द्वारा ये किया गया है। तो इसके साथ जरूर जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को इसमें पार्टिसिपेट कराइए। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं हम डॉक्टर पूर्णिमा दाते जी का। हमारे साथ जल्दी डॉक्टर अजय जोशी भी जुड़ेंगे। स्वागत है मैडम, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार, बढ़िया। जी, आपके रसाहार के सेशन के बाद काफी डिमांड आ रही थी आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आज आपसे हमने समय लिया है। तो आज जो बातचीत है वो लिवर के लोगों के लिए और स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज के लिए, जॉइंट पेन से रिलेटेड इश्यूज के लिए है। तो इनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं, और सबसे पहले तो इनका बैकग्राउंड क्या है, ये रोग कैसे आ रहे हैं, इन पे आपके द्वारा समझते हैं कि ये चीजें क्यों आ रही हैं, और इनका फिर हम आगे निदान के बारे में समझेंगे। जी जरूर। अपनी चर्चा हाई बीपी, गठिया, लिवर और स्पाइन की जी प्रॉब्लम पे है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चार, मतलब ये जितने भी डिजीज हैं, ये इनके एग्रीवेशन, चारों डिजीज, इनके एग्रीवेशन या मैनिफेस्टेशन या होने के कारण। तो ऐसा बहुत बार होता है कि लिवर की बीमारियां तो बहुत बचपन में भी हो जाती हैं लोगों को, लेकिन सामान्यतः स्पाइन और गठिया और बीपी, ये बीपी आजकल 30 की उम्र के बाद भी होने लगा है, लेकिन गठिया बहुत बचपन में कुछ लोगों को किसी वजह से हो जाता है। बाकी सामान्यतः ज्यादा आयु में होता है गठिया। और स्पाइन की प्रॉब्लम भी यंग एज में आजकल बहुत कंप्यूटर यूज करने वाले या लॉन्ग सिटिंग करने वाले लोगों को हो जाती है, लेकिन फिर भी इसे यंग एज या उससे ऊपर की बीमारी ही मानना चाहिए। ये चारों बीमारियां बेसिकली अगर होती हैं तो जैसा कि नेचुरोपैथी में भी बताया जाता है, आयुर्वेद में भी बताया जाता है, सभी रोगों का कारण मूल सबका पेट से ही है। आप भी सभी लोगों ने ये बातें कई बार सुनी होंगी। तो पेट मूल कारण होने का अर्थ कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। कई बार लोग सोचते हैं ये क्या बात हुई, हर चीज को आप कॉन्स्टिपेशन से जोड़ देते हैं या आप इंडाइजेशन से जोड़ देते हैं। असल में उसका कारण ये होता है कि जब पेट में कोई खराबी होती है, सबसे पहला
हम अगर कोई गलती करते हैं लाइफ में तो उसका सबसे पहला प्रभाव पेट पे पड़ता है। आप थोड़ा भी ज्यादा खाना खा लेंगे तो आपको पेट दर्द होगा, थोड़ा भी गलत खा लेंगे, खराब खा लेंगे तो आपको तुरंत उल्टी हो जाएगी, और थोड़ा भी भारी खाना खा लेंगे जो नहीं पच रहा तो आपको गैसेस हो जाएंगी, एसिडिटी हो जाएगी, बार बार स्नैकिंग करेंगे तो आपको एसिडिटी होगी। ऐसे कई चीजें आपने भी जीवन में अनुभव की होंगी। ये सारी चीजें आगे चल के जो टॉक्सिमिया शरीर में होता है उसको आगे और बढ़ाती हैं, और वो वीकर पार्ट शरीर का होता है उससे वो प्रभावित होता है, क्योंकि अगर टॉक्सिन होता है तो गंदगी शरीर में होती है पहले पेट में, और फिर उस गंदगी के कारण दूसरे ऑर्गन्स में जो प्रभाव पड़ता है वो स्वाभाविक रूप से जो वीकर ऑर्गन होगा वो जल्दी प्रभावित होगा। अब अगर किसी का लिवर वीक है तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती हो सकती है ये अगर जान ले हम, सबसे पहले लिवर की बात करते हैं हम, क्योंकि लिवर प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है। तो सबसे पहले अगर ये जाने कि उस किस वजह से वो लिवर की प्रॉब्लम का शिकार हुआ, तो उसके लिए ये समझना चाहिए कि आप जिन्होंने थोड़ी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो वो या ना भी पढ़ी हो तो मैं बता देती हूँ कि कुछ हमारे शरीर में जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो कुछ ब्लड ब्लड लिवर और उसकी मांसपेशियों में और उसके उसको घेरे हुए जो नसें रहती हैं उनमें जाता है, और जैसे सब जगह से खराब ब्लड हार्ट की तरफ जाता है वैसे लिवर से भी खराब ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, और अच्छा ब्लड लिवर में जाता है। इसी के साथ जैसे लिम्फ एक हमारे शरीर में एक वो रहता है द्रव, अब उसकी सप्लाई भी शरीर के हर ऑर्गन में होती है, और लिवर एक वाइटल ऑर्गन है कुछ और अन्य वाइटल ऑर्गन की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसमें भी लिम्फ की सप्लाई होती है, मतलब पोषक तत्वों की सप्लाई। अब वो पोषक तत्वों की सप्लाई किसी के लिवर में क्यों नहीं हुई, किसी के लिवर में ही ब्लड सप्लाई ठीक से क्यों नहीं हुई, तो और किसी के लिवर में ही ऐसा क्यों नहीं हुआ कुछ कि जिसके कारण लिवर अपना फंक्शन खुद ठीक कर सके, ये कुछ प्रश्न लोगों के मन में आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये सप्लाई क्यों नहीं हुई, ये सप्लाई तब होती है जैसे ब्लड सप्लाई हमारे खाना खाने के 1-2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद तो स्टमक से आगे बढ़ता है खाना, और उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है, वहां से अच्छे पदार्थ हमारे शरीर में सप्लाई होने के लिए लिवर के माध्यम से जाते हैं। लिवर का ये काम है कि सारे अंग में अच्छी चीजों को पहुंचाना, तो लिवर भी उससे छूता नहीं है, उसको भी वो सारी अच्छी चीजें दी जाती हैं, लेकिन उसका काम करने का समय एक निश्चित है। आयुर्वेद में वो बताया गया है, मॉडर्न साइंस में वो बताया नहीं जाता। यदि आयुर्वेद में सर जैसे पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया, शायद था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बताया होगा, हमेशा मैं बताती हूँ, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि खाना खाने के बाद जब छोटी आंत में से खाना लिवर की ओर अच्छी चीजें चली जाती है तब लिवर का काम शुरू होता है। तो मोटे तौर पे समझ लीजिए कि भोजन के 4 घंटे बाद। लेकिन अगर भोजन के 4 घंटे बाद करें तो हम सोचते हैं कि हम अगर 2 बजे भोजन करते हैं तो फिर 4 और 2 6 बजे लिवर में पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारी मर्जी से ऐसा नहीं होता है। वो निश्चित है समय, वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में निश्चित होते हैं, और सूर्योदय से 3 घंटे बाद भोजन के पाचन का समय शुरू होता है, और उसके 4 घंटे बाद लिवर के फंक्शन का काम शुरू होता है। तो इसीलिए लगभग हम अगर अपने यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त से हिसाब लगाएं तो लगभग 2 से 4 के बीच में लिवर फंक्शन का काम है। अगर उस समय हमने उसको अपना काम करने का मौका नहीं दिया तो वो ना तो किसी अन्य ऑर्गन में अच्छी चीजों की सप्लाई कर सकेगा, ना ही स्वयं को दे सकेगा, और वो ओवरबर्डन रहेगा, ना उसको ब्लड सप्लाई मिलेगी ठीक से, और उसके काम भी बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर उसकी योग्यता, कार्य क्षमता पे फर्क पड़ेगा, और यही कार्य क्षमता पे कम होने के कारण वो उसे दिए गए काम पूरे ठीक से नहीं कर पाता,
और उसे दिए गए काम पूरे ठीक से नहीं कर पाने के कारण उसके 500 काम है मान लीजिए लिवर के, तो वो सारे काम अगर नहीं कर पाएगा तो उसी की रिपेयरिंग बहुत जरूरी हो जाती है। उसी की रिपेयरिंग का मतलब है हमारे ब्रेन से कुछ सिग्नल जाएंगे और ये कहा जाएगा कि कुछ गड़बड़ है जो उसे ठीक करना है। उसके लिए जैसे मैंने आपको 5 वायुओं के बारे में भी पहले बताया था, उसमें से कुछ वायु ऐसे होते हैं जो जहां पे खराबी है उस खराब जगह को या तो दर्द पैदा करते हैं या तो सूजन पैदा करते हैं। ऐसे ये सारे इंडिकेटर हैं हमारे शरीर के। तो कभी आपने सुना होगा फैटी लिवर, कभी आपने सुना होगा लिवर सिरोसिस। तो ये चीजें जो हैं वो ये एक शरीर के कुछ जो बहुत बारीक काम करने वाले वायु हैं। 5 वायु प्राण अपान उदान समान व्यान, ये तो बहुत बड़े बड़े काम करने वाले मेजर वायु हैं। और जो माइनर वायु हैं उनमें से कुछ वायु ऐसे होते हैं जो ये काम करते हैं शरीर में उस जगह सूजन पैदा करना जहां पे ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, या जहां पे सफाई का काम शरीर अपने आप नहीं कर पा रहा है, या वहां दर्द पैदा करना जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो दर्द से ये समझना चाहिए कि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, वो नर्वस सिस्टम का काम है वहां पे दर्द जनरेट करके वो इंडिकेट करना कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से शरीर ठीक नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ बाहरी एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो ये है लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर। अब ये पहली स्थिति है, जैसे आपने रिपोर्टों में पढ़ा होगा टाइप 1 फैटी लिवर। तो ये टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है, उसके बाद कुछ दूसरी चीजें होने लगती हैं। जब हम एलएफटी करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें बिलिरुबिन आता है, एसजीओटी आता है, एसजीपीटी आता है, अल्कलाइन फॉस्फेट आता है, ऐसे कुछ 2-4 चीजें ही आती हैं। तो वो जब गड़बड़ होती हैं तब डॉक्टर कहते भाई इसको तो पीलिया हो गया है, तो बिलिरुबिन बढ़ गया है, या कुछ दूसरे प्रॉब्लम होती है, गांठें हो जाती है, वो बहुत बाद की स्टेज है। तो गांठें हो गई हैं तो वो मैलिग्नेंट है या नहीं है मैलिग्नेंट, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होता है। तो अगर पीलिया हो गया, बार बार पीलिया होता है, पाचन नहीं हो रहा, हेपेटाइटिस बी हो गया, पीलिया हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, ऐसा है कि जिसमें कि लोग एलोपैथी में कहा जाता है कि ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, इसके लिए रेगुलर दवा लेने की जरूरत है। साथ में हो जाता है वो ठीक। और कुछ ऐसे हैं जो कि रोग जिसमें कि बिलिरुबिन 1 से नीचे आ ही नहीं पाता, नॉर्मल रेंज 1 है लेकिन वो 2-3 बना रहता है और पाचन कमजोर रहता है, उसको गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम के साथ तो कई डॉक्टर कह देते हैं कि अब आप इसी के साथ जीना सीख जाओ, थोड़ा पाचन वाचन की गोली वोली खाया करो, कुछ करा करो, ढंग से रहा करो, आप ठीक रहोगे। लेकिन गिलबर्ट सिंड्रोम भी सामान्य स्थिति तो नहीं है तो असामान्य, तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। मेरे पास 2-3 पेशेंट आए गिलबर्ट सिंड्रोम के जो कि अपने उसको जीवन का भाग मान चुके थे, लेकिन फिर भी उनका बिलिरुबिन 1 के नीचे आया। और मैंने बात जब ठीक हुए तो मैंने उनको बताया कि ये आपकी करनी का फल है। आप गिलबर्ट सिंड्रोम होना भी आपकी करनी का फल था और ठीक भी होना आपकी करनी का फल है। क्योंकि जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन में आपको आहार नियम बताया है, समय का पालन करना बताया, वो आपने ठीक से पालन करना शुरू कर दिया ऑनेस्टली, इसीलिए लिवर को सपोर्ट मिलने लगा, इसलिए वो ठीक हो गया। तो ये चीज तो आपको किसी डॉक्टर ने बताई नहीं कि आप बोलते हैं समय पे खाया करो, लेकिन उस चीज को सुनने वाला बड़े हल्के से लेता है, बोलने वाला भी हो सकता है हल्के से लेता हो, क्योंकि दवा देना अगर उसका काम है तो वो दवा पे कंसंट्रेट करेगा। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, बस ईश्वर की वजह से उसको समझ में देर से आया, इसलिए वो ठीक देर से हुआ। तो ये जो है ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें वो फिर पहले होने लगती है और इनको नेग्लेक्ट करते गए। अब मान लीजिए फैटी लिवर हो गया, उसके लिए कोई सूजन है, सूजन उतारने के लिए कोई दवा दे दी, तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो बनी रही, सूजन उतर गई। हेपेटाइटिस बी के लिए मैनेजमेंट की कोई दवा देते रहे, हेपेटाइटिस बी के जो वो है इन्फेक्शन है वो ठीक होते रहे, लेकिन वो इन्फेक्शन होने का एनवायरमेंट वहां बना रहा। ऐसे लगातार सालों तक चलता रहता है और उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर
किसी को लिवर का कैंसर हो जाता है, किसी को गांठें हो जाती हैं, मैलिग्नेंट नहीं रहती हैं, ऐसे कई चीजें हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होते होते जीवन का अंतिम काल भी आ जाता है। फिर अब कैंसर ही हो गया तो फिर कीमो दो तो फिर कीमो तो कैंसर सेल को मारेगा, फिर भी एनवायरमेंट तो वही का वही रहा ना, घटनाएं तो वही होती रही अपनी गति से। तो इस तरह जीवन का अंत भी हो जाता है। तो इसीलिए हमको पहली स्थिति में ही समझने की जरूरत है कि हम खान पान समय पे कर लें और नियमित दिनचर्या रखें। ये तो हुई लिवर की बात। अब ऐसे ही अपन दूसरे आगे बात करते हैं बीपी की बात। बीपी भी आजकल बचपन में तो होता नहीं है, लेकिन 30-20 की एज में, 25-30 की एज में हो जाता है लोगों को। कई 17-18 साल के भी बच्चे मेरे पास आया लिवर की बीपी की बीमारी लेके। अब बीपी की बीमारी क्या है सभी जानते हैं, गूगल पे भी पढ़ा होगा आपने। जो हार्ट से आर्टरीज में जो ब्लड सप्लाई होती है, उस सप्लाई के लिए, पंपिंग करने के लिए ताकत लगानी पड़े अगर हार्ट को, तो उसका वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना उसको कहते हैं। मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना, ताकत लगाने की का काम बढ़ जाना। अब ये काम अगर बढ़ जाता है तो बीपी आपको जो नॉर्मल 80 और 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक 80 और सिस्टोलिक 120, वो बढ़ के कभी तो सिस्टोलिक 120 से ऊपर 200 250 भी हो जाता है, कभी डायस्टोलिक भी कुछ 80 से ऊपर बढ़ के 100 110 हो जाता है। तो सामान्यतः जो मैंने ट्रेंड देखा वो शुरुआती दौर में जो 120 से ऊपर बढ़ता है, तो अगर सिस्टोलिक बढ़ता है तो ज्यादा परवाह करते नहीं है, डॉक्टर भी नहीं करते और पेशेंट भी नहीं करते। लेकिन अगर 80 से 100 हो जाए तो चिंता की बात है, फिर वो डॉक्टर कहते हैं तुरंत दवा देनी चाहिए। वो उसके भी कारण है, हार्ट के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, सिस्टोल ही करने में मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब कुछ ज्यादा ही आर्टरीज हार्ड हो गई हैं और पंपिंग में कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसीलिए डॉक्टर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को तो तभी जाग जाना चाहिए जब डायस्टोलिक भी बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये आर्टरीज, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आर्टरीज में इतनी जगह नहीं है कि ब्लड आसानी से पंप होकर आगे बढ़ जाए, या आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज इतनी हार्ड हो गई हैं कि जब ब्लड स्ट्रीम उस आर्टरी में जाती है तो वो बहती नहीं है, तो ब्लड स्ट्रीम आगे बढ़ने के लिए ताकत लगाना पड़ता है, और फिर वापस सिकुड़ती नहीं है। जब पीछे की सिकुड़ेगी तो आगे का पार्ट फैलेगा। ये प्रक्रिया है आर्टरीज में आगे बढ़ने की। तो पिछली सिकुड़ी नहीं तो आगे की फैली भी नहीं, पूरी आर्टरी ही हार्ड हो गई है। जैसे इसको बड़ी सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है, जैसे गार्डन में पड़ा हुआ पाइप हो, आप बहुत दिनों तक धूप में गार्डन में पाइप को पड़ा रहने दे तो वो हार्ड हो जाता है। अब जैसे ही आप नल चलाएंगे वो फट जाएगा। नल में अगर उसमें कुछ कचरा काई वाई पहले से जमी हो तो वहां पानी अटक जाएगा। तो नल को बहुत प्रेशर से पानी सप्लाई करना पड़ेगा और नल के आजू बाजू से पानी निकलना। ये लगता है कोई नेटवर्क का चैलेंज है। बहुत अच्छे से आपको ब्लड आर्टरीज के बारे में डॉक्टर पूर्णिमा जी बता रहे हैं, और आगे भी जारी रहेगा ये। और आप सब लोग जो भी जुड़ रहे हैं, सबसे निवेदन है कि इसको शेयर जरूर करें, इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत जरूरी है इस नॉलेज को दूसरों दूसरा तक भी सवाल लेके जाना। है कि अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो प्रेशर जो है पूर्णिमा वो जी, अभी बढ़ेगा, और नेटवर्क के कुछ डायस्टोलिक बढ़ने चैलेंज की वजह से के कारण चूंकि आपकी डायफ्राम ऊपर होगा, पेट में बहुत कचरा भरा होगा तो डायफ्राम ऊपर होगा, और उसके कारण हार्ट आसपास का जो एरिया है वो सिकुड़ जाएगा, हार्ट को पंप करने के लिए कम जगह मिलेगी। तो इसलिए वॉक कहते हैं, वॉक करने से डायफ्राम टूटता है, तो वॉक करने से हार्ट की मालिश भी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पेट में लगातार आज आया हुआ खाना कल पड़ा रहा, कल आया हुआ फिर परसों तक पड़ा रहा, ऐसा
बहुत सारा खाना इकट्ठा हो जाए आपके पेट में, टोन बढ़ने का कारण भी तो ये होता है, या तो पेट में खाना भरा है या तो चर्बी भरी है। चर्बी भरे, खाना भी भरे तो भी अगर, तो दो दो कारण हो सकते हैं, या तो पेट की स्किन फैल जाए और पेट बाहर निकल जाए, या तो फिर डायफ्राम ऊपर हो जाए। तो डायफ्राम ऊपर हो जाए तो बड़ी परेशानी होगी, इसीलिए जब डायफ्राम ऊपर हो जाता है तो बीपी बढ़ने लगता है। अब दूसरा कारण आर्टरीज का है। आर्टरीज अगर हार्ड हो जाए, तो आर्टरीज क्यों हार्ड होती है? जैसे गार्डन में पड़ा पाइप बिना उपयोग के हार्ड हो जाता है, वैसे ही आर्टरीज बिना उपयोग के हार्ड हो जाती है। तो उपयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम हाफे ही नहीं। अब हाफे नहीं तो सांस ही नहीं। और अगर हाँफना संभव नहीं है, आप सोचे कि किसी 80 वर्ष की आयु का व्यक्ति है तो वो, उसके लिए कैसे संभव है पूर्णिमा हाँफना? दीदी, आपका वो तो आपका बहुत साउंड ज्यादा थोड़ा सा, मेहनत कर नहीं सकता, तो वो पूर्णिमा, हाँफे नहीं, वो क्या करे? हाँ, आपका साउंड थोड़ा ब्रेक हो जी, रहा है, थोड़ा आपका, सिग्नल में। हाँ, जी कुछ नेटवर्क का अच्छा चैलेंज ब्रेक था है। जिसमें, हाँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप आ रही है आवाज ठीक? जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल अगर वो ठीक आ रही है। हाँफता नहीं है, अगर वो हाँफता नहीं है, या तो उसको क्या करना चाहिए? सांसें गहरी लंबी लेनी चाहिए। और वो लंबी गहरी सांसें कैसे होंगी? वो तो जब कोई प्राणायाम करेगा, जब इनहेल ज्यादा करके अपने कंट्रोल्ड आउटलेट, मतलब उसका ब्रीथ एक्सेल होगा, जब कंट्रोल्ड एक्सेल होगा तभी तो वो आर्टरीज की पूरी योग्यता का उपयोग हो सकेगा। आपने मान लीजिए गहरी सांस ली और आ ऊ मा बोलते हुए, मकार लंबा करते हुए ऐसा किया। अब इस मकार के लंबे होने में आपकी आर्टरीज की पूरी योग्यता प्रस्तुत होती है और उसका उपयोग होता है। तो इसीलिए कई बार कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये ओंकार ओंकार हम नहीं बोलेंगे। मतलब कई बार कुछ जो बहुत नए विचारों के लोग होते हैं या कुछ रिजिड लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये क्या, ये ओंकार से क्या होने वाला है। लेकिन वास्तव में ये आपकी आर्टरीज की योग्यता का उपयोग करने का साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। बाकी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और जो धार्मिक भावनाएं की जो बातें, वो अलग है, उससे ऊपर है, उससे आगे हैं। लेकिन अगर बहुत ही भौतिक विचार किया जाए ओंकार का, तो आपकी आर्टरीज का उपयोग करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो साधन है, औजार है। तो इस औजार का उपयोग आप अपनी आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कीजिए। ऐसे ही मान लीजिए गायत्री मंत्र है या महामृत्युंजय मंत्र है, या ऐसा कोई वो जैनियों का जो होता है नमो मकार, ऐसा कुछ वो मंत्र है। ऐसे कई मंत्र होते हैं, वो उन मंत्रों को भी आप योजनाबद्ध रूप से आर्टरीज को योग्य बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपने गायत्री मंत्र बोल दिया ब्रीद इन करके एक बार में, या महामृत्युंजय बोल दिया एक बार में। अब महामृत्युंजय मंत्र थोड़ा छोटा है, गायत्री मंत्र थोड़ा बड़ा है, और श्री राम जय राम उससे भी छोटा है। तो अगर आपको योग्यता बढ़ानी हो, पहले छोटा मंत्र बोल के बोलिए, फिर उससे बड़ा बोलिए, फिर उससे बड़ा बोलिए, फिर उस बड़े मंत्र को और धीरे धीरे बोलिए, और लंबा करिए। इस तरह से आपकी योग्यता बढ़ जाएगी, और उस तरह से एक दूसरा काम भी पैरेलली चलता रहेगा। वो ये है कि आपके नर्वस सिस्टम में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जब आपके कई विचार इधर उधर के खत्म होके एक ही विचार पे आप ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगेगा, और उसके कारण आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। मेंटल रिलैक्सेशन और डाइवर्टेड विचार खत्म होने के कारण आपको जो आपकी आर्टरीज की जो छोटे छोटे सेल्स हैं, वो डायलेट होके रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। वो जैसे ही डायलेट होके रिलैक्स होंगे तो वो फ्लेक्सिबल ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अपने मन से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी मनस्थिति ही उस पाइपलाइन को मुलायम कर देगी, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो। तो इसीलिए कई बार ये भी समझने की जरूरत है कि कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत योगा वोगा करते हैं,
बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हांफते भी हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बीपी तो कम हो ही नहीं रहा। तो फिर उनको ये समझने की जरूरत है कि आपने ये सब जो किया, उस समय आप मेंटल रिलैक्सेशन की स्थिति में थे कि नहीं थे। आप जब प्राणायाम कर रहे थे तो आप इस बात से खींच तो नहीं रहे थे कि बाजू वाले कमरे में कोई शोर मचा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए इन सारी बातों को समझते हुए अपना मेडिटेशन जो या प्राणायाम या आसन या खेल या एक्सरसाइज व्यायाम, ये सारे काम या पढ़ाई या जो भी कुछ करना है, इन सारी चीजों को समझते हुए करना है कि आप जहां है जो भी कर रहे हैं वो रिलैक्स होके सुखी होके कर रहे हैं कि नहीं। तो अब आपके ध्यान में आया होगा कि बीपी बढ़ने के 3 कारण सामने आए हैं। एक तो कॉन्स्टिपेशन जिसके कारण डायफ्राम ऊपर हुआ, दूसरा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसके कारण आर्टरीज हार्ट हुई और ब्लड स्ट्रीम ठीक से आसानी से जा नहीं सकी, और तीसरा मेंटल स्ट्रेस जिसके कारण सारे सेल आपके तनावग्रस्त हो गए, इसलिए आर्टरीज के भी सारे सेल तनावग्रस्त हो गए, इसलिए आर्टरी हार्ड हो गई। इन तीनों को अब आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि कौन सी चीज खाने की है जो ये तीनों काम कर लेगी। है कोई ऐसी चीज? अगर सहज समझ है तो कोई भी कह सकता है कि खाने पीने की चीजों में इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए बीपी के सॉल्यूशन के लिए मैं पहले तो स्पष्ट बता देती हूँ कि ये आपका काम है, आपको करना है। अगर मेरे पास परामर्श लेने आए हैं तो मैं केवल इतना ही बताऊंगी कि क्या करने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो एक जो 1/3 हिस्सा है उपचार का, वही खाने पीने में है। ज्यादा से ज्यादा आपके इंटेस्टाइन क्लियर करके डायफ्राम को थोड़ा नीचे कर देगा वो, और फिर आपको थोड़ा हार्ट को स्पेस मिल जाएगा। फिर बाकी का काम, बाकी दोनों काम तो आप ही को करने हैं। तो इसीलिए केवल आहार नियम करने से भी बीपी ठीक नहीं होता है। तो ये हुई बीपी की बात। अब तीसरी बात आई गठिया। कितना टाइम हो गया? 43 हो गए। देखिए 15 मिनट बचे, 2 ही रोग हुए। तो इसीलिए आगे से अपन ये तय करें कि 2 ही रोगों के बारे में बात किया करें। तो अब गठिया और स्पाइनल प्रॉब्लम को एक साथ लेते हैं अपन। तो गठिया मतलब जैसा अगर आप गूगल पे गठिया शब्द डालें तो आपको कुछ टेढ़े मेढ़े हाथ पैरों के फोटो दिखाई देंगे। उससे आपको ये समझ में आएगा कि हड्डियों के जॉइंट पे या तो कोटिंग हो जाती है या तो वो बेंड हो जाते हैं। और वो बेंड होके, जैसे आपका ये मान लीजिए ये अंगूठा है आपका, है ना? आप ये अंगूठे का हाथ का जोड़ है। अब ये जोड़ जो है ये अपनी जगह पे नहीं रहेगा, अपनी जगह पे नहीं रहेगा, यहाँ से सरक जाएगा तो ये स्किन के बाहर निकल जाएगा, और एक साइड से स्किन के बाहर निकल जाएगा और एक साइड से अंदर घुस जाएगा। तो आपकी ये जो उंगली है वो ऐसी की जगह यहाँ से एक गांठ जैसी निकल आएगी और वो दूसरी तरफ ऐसी तिरछी बेंड हो जाएगी। तो ये कारण होता है, ये फिजिकल कारण है। अगर गठिया का होना बताया जाए तो ये होता क्यों होगा? ये भी नेचुरली किसी के मन में प्रश्न आएगा कि ऐसा कैसे हो जाता है, किसी को हो जाता है किसी को तो नहीं होता। तो इसका कारण ये है कि आप, जैसे मैंने कुछ पहले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ होते हैं। वात एग्रीवेशन मतलब वात यानी क्या होता है? हवा। और हवा के सारे गुण मतलब होना, बहुत तेज गति वाला होना, वो ठंडा होना, वो ड्राई होना, ये सब हवा के गुण है। तो हवा के गुण अगर आपके अंदर ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा? सब कुछ ड्राई होगा, सब कुछ ठंडा होगा, सब कुछ सूखा होगा। तो आपकी हड्डियों का जॉइंट भी ड्राई होगा, ठंडा होगा और सूखा होगा। यही स्पाइन में भी होगा, यही किसी भी जॉइंट में होगा। अगर ये ड्राई, सूखा और ठंडा है मतलब उसका नेचुरल जो लिक्विड है वो खत्म हो गया है। तो आपको डॉक्टर लोग बताते हैं कि नहीं कि आपका जो नेचुरल वो ऑयल है वो बनना बंद हो गया है। तो अगर वो बनना बंद हो गया है तो भी मन में प्रश्न आता है कि क्यों बंद हुआ? वो कोई लोग कहते हैं कि अब एज के कारण ऐसा हो जाता है।
तो एज के कारण भी क्यों हुआ? किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? तो एज के कारण इसलिए ऐसा होता है कि कई लोग वातज होते हैं, बचपन से ही वातज होते हैं, बचपन से ही हाइपर एक्टिव होते हैं, बचपन से ही उनके अंदर ड्राइनेस और ठंडापन और सूखापन होता है। तो ये अगर 20 साल की उम्र से ही सूखापन, ठंडापन और ऐसा सब बना रहे, तो वो हड्डियों के जॉइंट 40 साल में ही खराब हो जाएंगे। उसके लिए वो 40वीं साल में जो गलतियां की वो जिम्मेदार नहीं है, 20 से 40 की एज में जो गलतियां की वो जिम्मेदार है। तो वो गलतियां क्या हो सकती है? वो वात एग्रीवेशन हुआ। वो वात एग्रीवेशन क्यों हुआ? क्योंकि आप हाइपर एक्टिव रहे, आपके अंदर जो हाइपर एक्टिव होने के कारण सारे फ्लो बहुत तेज रहे, और सारे फ्लो बहुत तेज रहे तो आपके सारे विटामिन जो अंदर जाते थे वो ड्रेन हो जाते थे। अब विटामिन ड्रेन हो जाना मतलब आपने अगर कैल्शियम का इंटेक जितना खाने में लिया था उतना लिया और वो ड्रेन हो गया, तो आप कैल्शियम की गोली भी खाते रहे तो उसका क्या मतलब हुआ? आप कैल्शियम जिसमें है वो पदार्थ भी खाते रहे तो उसका क्या मतलब हुआ, जब आप उसको रोक ही नहीं पाए? तो इसीलिए तो कुछ वैज्ञानिकों ने और इसके आगे खोज की, तो पता चला कि विटामिन डी अगर बना रहे शरीर में तो कैल्शियम ड्रेन नहीं होता। तो विटामिन डी भी ड्रेन हो जाए तो क्या करें? उसका तो कोई कारण नहीं मालूम किसी को कि विटामिन डी क्यों ड्रेन होता है। तो विटामिन डी भी वात के कारण ड्रेन होता है और कैल्शियम भी वात के कारण ड्रेन होता है, आयरन भी वात के कारण ड्रेन होता है और हीमोग्लोबिन भी ड्रेन होता है। हर चीज जो ड्रेन होती है वो वात के कारण होती है, क्योंकि फ्लो बढ़ जाता है और वो ड्रेनिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा है तो हमको वात मैनेजमेंट करना चाहिए, तो सब कुछ ठीक रहेगा ना। अब एक 20 साल के बच्चे की, लड़के की माँ अगर ये महसूस करती है, देखिए माओ का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो महसूस करती है कि बच्चा बार बार शिकायत कर रहा है बैक पेन की, तो अगर ये बात वो जानती है तो वो उसी समय उस बात को समझ सकती है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, और अगर हाइपर एक्टिव है तो उसकी हाइपर एक्टिविटी को रिलैक्सेशन और धैर्य में परिवर्तित करने के उपाय ढूंढने चाहिए, तो इसका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर वो ऐसा सोचती है तो वो उस बच्चे से कह सकती है कि तू इतना धैर्य तो अपने अंदर पैदा कर कि लंबे समय तक अगर बैठना है तो बीच बीच में वो लंबे समय तक करने वाले कार्य की बेचैनी तेरे मन में न रहे, बीच बीच में 5 मिनट के लिए तू बैक बेंडिंग करके दीर्घ श्वास कर ले, तो तेरा कमर के सारे सेल रिलैक्स हो जाएंगे और बैक बेंडिंग के कारण तुझे आराम भी मिलेगा। ये बात उसको समझाना पड़ेगा, उससे उसका रिलैक्सेशन होने लगेगा, उससे उसका अपने मन पे नियंत्रण हो जाएगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, और वो जो ब्रेन की फास्ट एक्टिविटी है जिसके कारण हाइपर एक्टिविटी जिसको कहते हैं और जिसके कारण वात एग्रीवेशन होने लगता है वो कम हो जाएगी, और वात एग्रीवेशन की टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। तो उसको बैक बेंडिंग की आदत तो पड़ जाएगी, वो तो ये सोचेगा कि बैक बेंडिंग की वजह से मेरे को आराम मिला, लेकिन उसकी माँ जरूर ये समझ जाएगी कि उसको मेंटल रिलैक्सेशन के कारण आराम मिला है, उसका वात एग्रीवेशन कम हुआ है उसकी स्पीड ऑफ माइंड कम होने के कारण। और स्पीड ऑफ माइंड कम करने का एक ही उपाय है कि अपने मन को ये समझा पाया वो इंसान कि जो काम वो कर रहा है वो 5 मिनट के रिलैक्सेशन के बाद भी कर ले तो दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। ये बात समझने के लिए भी उसको कुछ चीजें आध्यात्मिक रूप से भी समझने की जरूरत है। वो जब ये समझ जाएगा कि केवल हम किए से सब कुछ नहीं होता है, हम नहीं भी करें तो भी दुनिया चलती है, ये एहसास भी बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। वो भी इतना ही जरूरी है जितना हम करने से काम होंगे ये सोचना जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, यही चीज गठिया में भी होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिनका साइकोसोमेटिक प्रभाव होता है। तो इसीलिए अगर हम इस बात का विचार करें कि गठिया क्यों हुआ, तो कौन कौन सी बातें सामने आई?
लगता है कुछ नेटवर्क का चैलेंज हुआ है अभी। जी जी, आज पूर्णिमा जी ने जो एक एक संक्षिप्त बातों में जो षट रस बताए है ना, और जो मंत्रों का बताया है, इतनी सूक्ष्म बातें आप वो फोन, सबको उस मुझे सीखने को कोई मिल रही फोन है, ना करे। इसका पालन करना चाहिए। और सबसे या बड़ा क्या जो हो रहा है कि यहाँ से भी कोई फोन अगर करते हॉटस्पॉट से चल रहा है ये, तो नेटवर्क का चैलेंज पहला की वजह से हम वहां तक थे कि घटिया के रीजन समझ में आ रहे हैं। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप कैल्शियम जहाँ हम घटिया की बात खत्म की थी वहां से हम आगे बढ़ सकते हैं कि घटिया के रीजन क्या समझ में आए हैं। वहां तक आपकी आवाज साफ आ रही है। डी की कमी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने का कारण बहुत स्ट्रेस और हाइपर एक्टिविटी, जिसके कारण वात बढ़ा है। और इसका एक और कारण जो बीपी का भी कारण है, वो भी है यहाँ, वो भी साइकोसोमेटिक, जिसके कारण मैंने कहा वो ये है कि अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों पैरेलली हमारे अंदर नहीं चले, तो शरीर का हर अंग का रिलैक्सेशन का काम उतना नहीं होता जितना फंक्शन का काम होता है। तो अगर फंक्शन का काम ही होता रहा, रिलैक्सेशन का काम नहीं हुआ, तो भी शरीर का एक ही अंग लगातार काम कर रहा है और उसी दिशा में काम कर रहा है, और एक शरीर के एक अंग की एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जो मैदानी खेल या जिम आदि पे विश्वास करते हैं, आसनों को सेकेंडरी मान लेते हैं, या वॉक पे विश्वास करते हैं, आसन प्राणायाम को सेकेंडरी मान लेते हैं, उनसे भी मेरा ये कहना है कि आपकी ये छोटी उंगली है, तो ये छोटी उंगली आपकी किसी व्यायाम में या वॉक में उसका एक जोड़ काम करेगा क्या? नहीं करेगा। इसका मूवमेंट कभी नहीं हुआ, ना वॉक में हुआ, ना जिम में हुआ, ना कहीं नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको शरीर के हर छोटे से छोटे जोड़ का मूवमेंट करना है, तो आपको सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है, वार्मिंग अप बहुत जरूरी है। और योगासन प्राणायाम भी इसीलिए जरूरी है कि मूवमेंट किए बिना भी हर शरीर के अंग तक ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन पहुंचाना, ये बिना प्राणायाम के संभव नहीं है, इसीलिए वो भी जरूरी है। तो ये की है, वो गठिया और इसमें काम करती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, अब ये स्थिति है कि गठिया हो गया है, दर्द लगातार बना हुआ है, तो भगवान ने हमें सजा दी है, तो उसके उपाय भी इसी धरती पे दिए हुए हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद है। तो आपने भी सुना होगा कि मॉडर्न साइंस में तो गठिया का कोई इलाज नहीं है, वो केवल पेन किलर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेन किलर काम नहीं करते तो वो दे देते, स्टेरॉइड दे देते हैं। तो ये भी कोई उपाय नहीं है ठीक होने के। तो कुछ ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद में जो कि रसायन कहलाती हैं, जो डिजीज एग्रीवेशन को वहीं के वहीं रोक देती हैं। तो जैसे गिलोय है, गिलोय एक इतना बढ़िया गंदगी शरीर में से निकालने वाला और बीमारी को वहीं के वहीं रोक कर रखने वाला साधन है, जिसका उपयोग लगातार गठिया या स्पाइनल पेन वाले पेशेंट को करना पड़ता है जब दर्द होता है। तो क्योंकि दर्द की अवस्था में सारे आसन भी नहीं किए जा सकते, तो पहले उसको ठीक करना जरूरी है। जब ठीक स्थिति आ जाती है तो फिर वो आसन प्राणायाम करके उसको दोबारा होने नहीं देगा, ये भी तो बात होती है। तो इसीलिए उसको दर्द जिस समय बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, उस समय कुछ जो रसाहार हैं वो मैं आपको लाइन से बता देती हूँ। जैसे गिलोय है, ग्वारपाठा है, गेहूं के ज्वारे का रस है, नारियल दूध है, और अश्वगंधा है, सौंठ है, अजवाइन है, ये सारे वात कम करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो मेरी पुस्तक में भी है, वेबसाइट पे भी मिलेगा आपको, वात एग्रीवेशन को कम करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं और वात बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें, ये खाद्य भी होते हैं, तो इन पे भी ध्यान देना जरूरी है। जो वात एग्रीवेशन बढ़ाने वाली चीजें हैं वो ना खाएं,
और जो वात एग्रीवेशन को कम करने वाली चीजें हैं, मतलब वात सबसाइड करने वाली चीजें हैं, उनका सेवन बढ़ा दें तो भी वात कम होके आपको आराम मिलने लगेगा। और निश्चित रूप से शरीर में पेट में अगर कचरा भरा रहा, गंदगी भरी रही, मल भरा रहा, तो जो भी डिजीज है वो उभर के आता है। इसलिए पेट को साफ रखना तो अत्यंत आवश्यक है। तो ये तो हुई स्पाइन और गठिया की बात। अब अगर आपको 17:57 हो गया है, वैसे तो टाइम हो गया, लेकिन फिर भी कोई क्विक क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। अब इसमें यही है कि ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें समझ ली है कि कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं, फिर भी अगर कुछ रहता है तो, और इसके रसायन में हम कैसे, कौन कौन से रसायन हम करें, इसको घरों में कैसे हम प्रबंधन करें इसका, उस पर थोड़ा सा सुनो। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि रसार के तो भोपाल में ही है, बाकी कहीं तो है नहीं, तो इसीलिए घरों में प्रबंधन तो आना ही चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है कि जितनी वनौषधि की किताबें हैं, मैं हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ लोगों को, ताकि वो स्वावलंबी बन सकें। तो इसीलिए मैं आपको फिर बताऊंगी, जैसे भाव प्रकाश निघंटू एक किताब है, या वनौषधि की जितनी भी किताब है, उनमें कोई भी हर्ब के बारे में आप पढ़ना चाहेंगे तो उसमें उसका गुण लिखे रहते हैं शुरू शुरू में, और उसके बाद उसके व्यावहारिक उपयोग लिखे रहते हैं। तो गुणों को ध्यान से पढ़िए। वात नाशक जिसमें लिखा हो, वात को सबसाइड करने वाले गुण है उसके, और वात वर्धक लिखा हो तो वात को बढ़ाने वाले गुण है। तो जो चीजें वात वर्धक है वो ना ले, और जो वात शामक है या वात नाशक है उनको लेना शुरू करे। तो कोई भी वनौषधि किताबें पढ़े, मैंने अभी आपको 8-10 नाम बताए, उन सबका नियमित सेवन करना चाहिए। वो नियमित सेवन वैसे मेरी किताब में भी लिखा है क्या कितनी मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन उनका उपयोग किसी भी किताबों में आपको मिलता है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर उन चीजों का सेवन करिए, जिसमें से किचन में तो आपको सौंठ और अजवाइन ये सब चीजें मिल ही जाती हैं। तो इसलिए वो भी पढ़ना शुरू करें। लेकिन आप अगर मेरी किताब में आप देखेंगे तो उसमें ऋतु अनुसार वात पित्त कफ का एग्रीवेशन और सबसाइड होने का टाइम भी लिखा है, तो वो भी आप जरूर पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि वात कब एग्रीवेट होता है। और वो एग्रीवेशन के टाइम पे आपको वो वात सबसाइड करने वाली चीजें बढ़ानी पड़ेंगी और वात बढ़ाने वाली चीजें करनी पड़ेंगी लेना। तो इसलिए वो भी जानना जरूरी है। इस तरह से आप घरेलू मैनेजमेंट कर सकते हैं चीजों का, और ये सारी चीजें घर पे भी रहनी चाहिए। तो इनमें से बगिया में उगाई जा सकती है, उनको बगिया में उगाइए, और जो किचन में रख सकते हैं उनको किचन में रखिए, तो आप तुरंत उसका लाभ ले सकते हैं। जी। और ये जो वातनाशक हैं या वात शामक हैं, ये लिवर की प्रॉब्लम में और बीबी के प्रॉब्लम में भी काम चुका है। जी, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लिवर की प्रॉब्लम में तो नहीं, लिवर की प्रॉब्लम में लिवर एनहेंसिंग कुछ चीजें, कुछ हर्ब्स होते हैं, जैसे भुइयांवला, ग्वारपाठा, अडूसा, तुलसी, गिलोय, ये सब लिवर एनहेंसिंग चीजें हैं। ऐसे अरंडी के पत्तों का रस, अरंडी के पेड़ तो जंगल के जंगल जहाँ पे कुछ नहीं उगता वहां उग जाते हैं, तो अरंडी के पत्तों का रस भी पीलिया भी ठीक करता है वो। तो ऐसी ये सारी चीजें लिवर को एनहेंस करने वाली होती हैं। कुछ नहीं तो ग्वारपाठा तो आजकल हर किसी को हर जगह मिल जाता है, तुलसी भी मिल जाती है, तो इसलिए कुछ नहीं मिलता तो ग्वारपाठा तुलसी लीजिए। बरसात में भुइयांवला भी हर जगह मिल जाएगा, तो भुइयांवला अगर पहचान सके तो भुइयांवला के पौधे जहाँ मिलते हैं आप जरूर लीजिए। जहाँ आप वॉक करने जाते हैं उद्यान में, वहीं आपको ढेर सारे भुइयांवला के पौधे बरसात में मिल जाएंगे। वहीं आप माली से ही पूछेंगे तो सब मालियों को पता होता है कि ये भुइयांवला है। चलिए, ये तो समझने की है कि लोग घरों में ही इनका उपयोग कर सकते हैं। घरों में ही आप बिना दवाई के अपने आप को ठीक रख सकते हैं, रसायन से ठीक रख सकते हैं। और कोई ऐसी चीज की जो हमें जरूरी है जानना है इसके प्रबंधन के लिए रसायन में, कि और हम क्या कुछ गलतियां जो करते हैं आमतौर पर लोग जो बचें, और इसमें क्या चीजें और कर सकते हैं जिससे इन लोगों से दूर रहें?
देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया कि बीपी के लिए रसायन में उपचार मैं कह देती हूँ कि मतलब 1/3 ही है, पर एक दो चीजें ऐसी हैं जो उसका स्पिरिचुअल इफेक्ट होता है। जी जैसे कोई भी साथ के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और तेज बढ़ता है, तो इसीलिए सात्विक आहार जितने भी योग ग्रंथों में लिखे हैं उनको अपनाना शुरू कर दें और उसका ज्यादा एंजाइटी दूर हो सके। या 3 है, जैसे बेलपत्र है, तुलसी है, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट मिलता है। मतलब पुराने ग्रंथों में उनको स्ट्रेस रिलीजिंग करके मेंशन किया गया है, बेलपत्र और तुलसी को। तो इसलिए उसका उपयोग भी मैं सामान्यतः करती हूँ आहार में बीपी के लोगों को देने के लिए, लेकिन पर्सनली मैं समझती हूँ कि वो दिल बहलावा ही होगा। जी चलिए, आज काफी अच्छे से हमने समझा इन प्रॉब्लम्स के बारे में। आगे आपसे और भी जानेंगे कभी हम, लेकिन अब की बार हम जो सेशन रखेंगे वो पर्टिकुलर एक चीज को लेके एक सेशन रखेंगे, जिससे हम आपसे और अच्छे से और डीपली जान सकें कि जैसा आपके पास समय रहेगा, क्योंकि आप भी काफी बिजी रहते हैं आपके रसार केंद्रों में, और जो इनिशिएटिव है कि जगह जगह ये रसार केंद्र बनने चाहिए, तो उसमें भी हम चाहेंगे जल्दी आपसे और गाइडेंस लेंगे एक सेशन इस पर कि अगर किसी को रसार केंद्र बनाना है तो कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। क्योंकि आपके रसार के सेशन के बाद इतनी सारी क्वेरीज मेरे पास आई रसार को लेके पूरे भारत भर की, और कई लोगों ने जानना चाहा कि हम कैसे करें क्या करें, तो इस पे भी हम सारे सवालों को मैं इकट्ठा करके एक दिन हम इस पे बात करेंगे। और आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। डॉक्टर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर कुछ अंत में आप। पूर्णिमा जी ने जो सामंजस्य बनाया मध्य प्रदेश और कश्मीर का, मध्य प्रदेश मतलब पेट के अंदर 40% ऑर्गन हमारे पेट के अंदर ही है। तो वो बताया ना कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और मस्तिष्क मतलब मानसिक शांति। तो यहाँ जो आपने उसको समअप करने का मुझे बोला है, तो जो स्वास्थ्य के 4 पिलर है, सबसे पहला पॉजिटिव थिंकिंग, उस पर आपने बहुत अच्छी बात किया, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमको कई रोगों से वो होती है। दूसरा जो आधार था वो था एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब घूमना नहीं, एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं। तीसरा था एडिक्वेट रेस्ट, और चौथा डाइट। बहुत चीज आपने अच्छी बताई, क्योंकि हम डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे, एक एज के बाद डिफिशियंसी आएगी, डिफिशियंसी डिसीज आएगी, और हम डिसीज के बाद नेचुरोपैथिस्ट के पास जाते हैं या होलिस्टिक के पास जाते हैं, वो हमारी डाइट सुधारता है। पर एलोपैथी का है या दूसरी पैथियां हैं, वो डिसीज में डोज देते हैं, डोज के बाद डेथ तक हमको लेना है, टिल डेथ। पर होलिस्टिक हीलर ही एक ऐसी चीज है, रसाहार एक ऐसी चीज है जो हमें टिल डेथ नहीं, हमको हमारी जो डिफिशियंसी उसको कम करके हमको एक स्वस्थ जीवन देती है, एक नया सुंदर बना देती है। और ये जो नेचुरोपैथी डे हम जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा एक ही मिशन है, पूर्णिमा जी आपके द्वारा या आपके जैसे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, एक एक बीज हमारे अंदर डाल दें। और डॉक्टर अमेंग जो कि होस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत ही की थी हर्बल गार्डन से। तो हर्बल गार्डन होगा तो हम उसको पढ़ पाएंगे। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा, दिवाली पे तो अच्छी पुस्तक आप लोगों को वितरित करें, जैसे नसार के ऊपर पूर्णिमा जी की बहुत अच्छी पुस्तक है, इनका वेबसाइट है rasahar.com, वो आप करें। एक मेरी पुस्तक अभी आप लोगों ने लॉन्च की है 3-4 दिन पहले, पौधा कौन सा मतलब जिसकी मेडिसिनल वैल्यू हो, जो औषधि गुण रखता हो। पर नहीं तो तुलसी जी का पौधा तो है ही, तो अड़ूसा दे सकते हैं, दूसरे पौधे हमको करना है, और एक अलग जगाना है। वी टीच वन दे ट्रीट वन, दे टीच वन दे ट्रीट वन। हम सब मिलके एक अखंड भारत, स्वस्थ भारत की जो हमारी
कल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी की, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की और हमारी, इसको सार्थक करना है। आज दीदी का प्रसार के अलावा जो उन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे जो बताया, बहुत ही गाढ़ बहुत ही नॉलेज वाला है, और होलिस्टिक हेल्थ को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। लीवर क्या है, किडनी क्या है, हार्ट क्या है, जोड़ क्या है। दीदी का तो इतना रिसर्च है कि किस जो स्पाइन में तकलीफ है तो कौन सी बीमारी हो रही है, तो स्पाइन को भी आपने तरह तरह भागों में बांट रखा है। हम चीजें बहुत समझना है, और अभी हम सब होलिस्टिक हीलर, भले हमें नॉलेज बहुत है, पर अभी भी हम विद्यार्थी हैं, क्योंकि सीखने को बहुत है। और ये लॉकडाउन, ये जो मौका मिला है, हम इसमें सीखेंगे, है ना। आप पूर्णिमा जी, आपने अपने व्यस्त टाइम से दिया, और एक रोग जो डायबिटीज है, जो कि घर कर गया है, डायबिटीज के ऊपर एक आपका एक सेशन, क्योंकि हमको लोगों को दवाओं से बचाना है, दुआओं से दामन भरना है। तो आगे जब भी आपका समय मिलता है, और आपके समय का उपयोग लेते रहेंगे, क्योंकि परिवार के सदस्य है ना, परिवार के लोग तो हक से बोल सकते हैं कि हमें टाइम चाहिए, है ना। तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेंद्र जी। जी बिल्कुल, आप बहुत धन्यवाद, आपने ये समय दिया। और रसार पे काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो हम अगले सेशन में इन सब सवालों को शामिल करेंगे। बाकी आप लोगों के आंसर हम लोग कमेंट में करेंगे, और नंबर्स हमारे हैं ही, तो जो भी सवाल हैं आपके, हमें फिर से करिए। और कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक KBSR में पार्टिसिपेट जरूर करिए। अब उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 2 क्लास सेकंड से लेके किसी एज के लोग भाग ले सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के पार्ट केवल 6 क्लास से 12 क्लास के लोग ही माने जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस पर जरूर भाग लें। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।